आप सभी को मेरा नमस्कार। यहाँ सीलन नाम का एक होस्ट है। वो किस तरह का होस्ट है? मान लीजिए कोई ऐसी जगह या घर है जिससे पूरा शहर डरता है, जहाँ बहुत सारी पैरानॉर्मल चीजें होती हैं। वो ऐसी जगहों पर अक्सर जाता रहता है। वहाँ के रहस्यों को सुलझाकर वो सबको बताता है कि इसके पीछे कोई भूत प्रेत नहीं बल्कि पूरी तरह से साइंस है। ऐसे उसने बहुत सारे एपिसोड्स मतलब करीब 99 वीडियोस उसने अब तक पूरे कर लिए हैं। उसे अपना 100वां वीडियो बनाना है और वो चाहता है कि वो एकदम परफेक्ट और स्पेशल हो। इसी वजह से वो एक यूनिक कॉन्सेप्ट की तलाश में इधर उधर भटक रहा है। तभी उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देने वाली एक घटना घटती है। वो घटना क्या है और उसके बाद इस कहानी में आगे क्या हुआ, ये सब हम इस वीडियो में विस्तार से देखेंगे। तो आपको ये फिल्म जरूर पसंद आएगी, क्योंकि ये किसी नॉर्मल हॉरर मूवी जैसी नहीं है, बल्कि थोड़ी काफी अलग और हटके है। और हाँ, मैं फिल्म का नाम बताना तो भूल ही गया है ना। 2019 में रिलीज हुई इस कन्नड़ फिल्म का नाम है अली दूली दौरू। तो चलिए अब बिना देर किए कहानी के अंदर चलते हैं। ठीक है, फिल्म के स्टार्टिंग सीन में सुबह सवेरे दो लोग एक घर में न्यूज़पेपर डालने के लिए जा रहे हैं। जिस घर की तरफ वो जा रहे हैं, यानी जहां वो पहुंचने वाले हैं, ठीक उस घर के पास ही एक दरवाजा अचानक खुलता है। उसे देखकर वो डर के मारे वहां से भागने लगते हैं। उस खुले घर की तरफ एक लड़की तेजी से भागती हुई आती है, जिसका नाम अमृता है, पर ये बात हमें यहाँ पता नहीं चलती। इसके बाद वहाँ क्या हुआ ये दिखाए बिना सीन कट होता है और एक फ्लैशबैक शुरू होता है। हमारा हीरो सीलन एक घर की तरफ जा रहा है, जिस घर के अंदर जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। यहाँ तक कि उस घर का ओनर भी अंदर कदम नहीं रखता, वो हमेशा बाहर ही खड़ा रहता है। जैसा कि मैंने बताया था, उस घर के रहस्यों को सुलझाने के लिए और अपना काम करने के लिए वो वहां जाता है। उस घर में हो रही पैरानॉर्मल चीजें ये हैं कि वहाँ एक रहस्यमयी औरत की आत्मा है, जो वहाँ जाने वाले हर किसी को बुरी तरह डराती रहती है। इस जगह पर पहले भी कई सीरियल किलिंग्स हो चुकी हैं, ऐसा कहा जाता है। अब लोग इसे देखकर डर के मारे इसके बारे में बातें कर रहे हैं। पर ये सिक्योरिटी गार्ड से चाबी लेकर अंदर जाते हैं। मतलब सिक्योरिटी गार्ड बाहर ही खड़ा है और ये चाबी लेकर अंदर जाकर वहाँ की एक एक चीज को ध्यान से देखते हैं। जब ये अंदर होते हैं तो इन्हें फील होता है कि कोई इनके पीछे घूम रहा है, और जैसे ही ये मुड़ते हैं अचानक एक साया इनकी तरफ तेजी से आने लगता है और तभी सीन कट हो जाता है। अब वहाँ क्या हुआ ये आज हमें अच्छी तरह जानना है। मेरी तरफ जो साया आया था वो क्या था, बस यही समझना है ना। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। लड़का एक छोटा सा ब्रेक लेकर और बीच में अपना सारा मेकअप वगैरह करके वो ऑडियंस को सब कुछ समझाना शुरू करते हैं। वहाँ कोई भूत प्रेत जैसी चीज बिल्कुल नहीं है। अब आप पूछ सकते हैं कि फिर वो दौड़कर कौन आया था? वो कोई और नहीं, वही सिक्योरिटी गार्ड था, समझे। वही औरत का भेष बनाकर यहाँ रहने वाले सबको बुरी तरह डरा रहा था। इसकी वजह ये है कि वो अपनी पत्नी के साथ इसी घर में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था। तब यहाँ जो लोग आए थे, यानी जो यहाँ रुकने के इरादे से आए थे, उन्होंने उसकी पत्नी का रेप करके उसका खून कर दिया। इसके बदला लेने के मकसद से ही वो उन सबका बड़ी बेरहमी से खून कर देता है। गांव वाले डर रहे हैं कि ये सब किसी भूत ने किया है, जबकि वो औरत के कपड़े पहनकर इस जगह के आसपास ही घूम घूम कर सबको डरा रहा है, क्योंकि उसका मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ चुका है। उसे बस सही ट्रीटमेंट की ही जरूरत है और अब उसका वही ट्रीटमेंट चल रहा है। मेरा 99वां केस खत्म होता है, ऐसा वो अपनी डायरी में अपनी सारी बातों को लिखते हैं। तो 99 केसेस सॉल्व हो चुके हैं। ये 99 के 99 केसेस पैरानॉर्मल होने का दावा करते थे, पर इनके पीछे की सच्चाई कुछ और ही थी। जब वो इस खुशी में थे कि सब रिवील हो गया है, तभी टीवी पर उनके प्रोग्राम का 100वां एपिसोड आने वाला था, है ना। उसकी टीआरपी रेटिंग पहले से ही बहुत जबरदस्त चल रही थी, तो सोचा कि 100वां एपिसोड ऐसा होना चाहिए जो सबके रिकॉर्ड तोड़ दे। इसलिए जब उन्हें यूनिकॉर्न पकड़ कर लाने के लिए भेजा गया तो वो वहां से निकल पड़े। कोशिश करते हुए तो एक गुरु से मिलते हैं, मतलब उन्हें गुरु ही बुलाते हैं। वो उनसे मिलते हैं और ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट यानी अलग हैं, क्योंकि हीरो का मानना है कि हर चीज के पीछे साइंस और उसका लॉजिक होता है। जब वो इसे डिकोड कर रहे होते हैं, तब गुरु कहते हैं कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें साइंस एक्सप्लेन नहीं कर सकता, उन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है। ऐसी बातें करते हुए दोनों साथ चलने लगते हैं। तभी सीन कट होता है। एक दूसरा टीवी चैनल है जिसकी टीआरपी रेटिंग बहुत ही ज्यादा गिरती जा रही है। ऊपर से प्रेशर आ रहा है कि हमें बहुत हार्ड वर्क करना होगा और किसी भी तरह इस टीआरपी रेटिंग को इंक्रीज करना ही होगा, ऐसा कुछ। वहाँ कई काम चल रहे होते हैं। तभी कहानी फिर हीरो की तरफ मुड़ने लगती है। वो अपना सारा काम खत्म करके अपनी गर्लफ्रेंड अमृता से मिलने जाते हैं। उसी वक्त पता चलता है कि उन दोनों के बीच काफी समय से प्यार चल रहा है, लेकिन अमृता को हीरो का ये काम बिल्कुल पसंद नहीं है। वजह ये है कि अगर वो ये काम छोड़ेगा तभी उनका प्यार सफल होगा और वो घर पर बात कर पाएगी। तो ये सारी बातें वहाँ चल रही होती हैं। उसी दौरान वो इंसान जिसका चैनल टीआरपी की कमी से जूझ रहा था, वो हीरो से मिलता है। वो उससे मिलता है और सोचता है कि इससे बेहतर आदमी कोई मिल ही नहीं सकता। वो पूछता है, क्या तुम अपना 100वां एपिसोड मेरे चैनल पर टेलीकास्ट कर सकते हो?
मैं तुम्हें 2 एक्स्ट्रा शोज भी दूंगा और तुम जितने पैसे मांगोगे। जब वो दोनों आपस में बात कर रहे थे तब नायक ने ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए उसने अपना कार्ड उसे पकड़ा दिया और कहा कि जब भी तुम्हारा मन करे तुम मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ये कहकर वो वहां से चला गया। एक डिबेट जैसी चीज शुरू हो जाती है। नायक एक तरफ खड़ा होकर कहता है कि इन सब के पीछे सिर्फ साइंस ही है। वो अपने पिछले 99 केसेज में जो कुछ भी हुआ था उन सारी बातों को एक एक करके सबके साथ शेयर करने लगता है। तो जो पुजारी जी वहाँ खड़े हैं ना, वो अपना एक्सपीरियंस सबको बताने लगते हैं। बेटा, जैसा मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, यहाँ ऐसे कई अनसुलझे रहस्य मौजूद हैं जिन्हें साइंस आज तक एक्सप्लेन नहीं कर पाया है और न ही कोई जवाब ढूंढ पाया है। तो इस तरह से वहाँ काफी लंबी बहसें और विवाद चलते ही रहते हैं। इसी बीच नायक को उनसे बात करनी होती है। वो काफी बेचैन हो रहा होता है क्योंकि उसे बहुत काम है। तभी वहाँ लाइव शो के दौरान वो आदमी फिर से कॉल करना शुरू कर देता है। अबे तू 1 नंबर का फ्रॉड है ना, वो 99 केसेस तूने फेक सेट करके किया था ना, तू कर क्या सकता है बे, तू तो एकदम बेकार इंसान है। ऐसा कहकर उसने फोन काट दिया। ये सब सुनकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो लाइव शो से सीधे उठकर बाहर आता है और उस आदमी को वापस डायल करके देखता है तो पता चलता है कि वो कॉल एक लोकल फोन बूथ से आया था। वो काफी उलझन में पड़ जाता है। तभी उसके सीनियर ऑफिसर उससे पूछते हैं, क्यों भाई, कॉन्सेप्ट समझ आया? वो 100 एपिसोड कैसा होने वाला है? तो वो कहता है कि वो ब्रह्म राक्षस वाली जो बात है ना, उसी को बेस बनाकर अपना 100 एपिसोड प्लान कर रहा है। जब वो आपस में बात कर रहे होते हैं तभी उस पुजारी का कॉल आता है और उसके बारे में बातें होने लगती हैं। वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। सर, ऐसी दिक्कतें और परेशानियां आना तो आम बात है। कल मुझे अपनी बुक रिलीज करनी है ना। चलिए अब उसी के काम पर ध्यान देते हैं। वो मीडिया वालों के सामने अपनी बुक पढ़कर सुनाता है और वहाँ मौजूद हर किसी को अपनी किताबों के बारे में बताने लगता है। तभी अचानक वही आदमी वहाँ आ जाता है जो उसे लगातार परेशान कर रहा था। अबे ओ फ्रॉड इंसान, तू दुनिया में सबको बेवकूफ बना सकता है पर मुझे कभी नहीं बना पाएगा। वो आदमी पागलों की तरह जोर जोर से चिल्ला रहा है और मीडिया वालों ने उसे चारों तरफ से घेर रखा है। वो सब इस पूरी चीज को कवर करने लगते हैं। हीरो पूछता है, अबे तुझे आखिर क्या प्रॉब्लम है? तू पब्लिक में इस तरह की हरकतें क्यों कर रहा है? जब वो ऐसा पूछता है तो वो कहता है, अबे तूने भूत प्रेत और पिशाच की बहुत सारी कहानियां बना रखी है ना। मैं तुझे एक बात बोलता हूँ, क्या तू वो कर पाएगा? मैं जिस घर के बारे में बताऊंगा वहां आकर तुझे साबित करना होगा कि वहाँ कोई भूत नहीं है। क्या तू उस मसले को सुलझा सकता है? जब वो ये कहता है तो हीरो सोचता है, मैं तेरे कहने पर वहाँ क्यों जाऊँ, मैं नहीं आऊंगा। जब वो मना करता है तो मीडिया वाले तुरंत कहते हैं, नहीं आने का क्या मतलब है? तो क्या अब तक के सारे एपिसोड्स जो आपने किए हैं वो सब फेक थे? क्या इनमें से कुछ भी सच नहीं है? वो इस तरह के सवाल करने लगते हैं। जब वो लगातार कई सवाल पूछ रहे होते हैं तो मीडिया वाले इस बात पर गौर करते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि टीआरपी बढ़ाने का इससे अच्छा और कोई रास्ता नहीं है, इसलिए चैनल हेड हीरो को इस बात के लिए राजी कर लेते हैं। वो कहते हैं कि हीरो मान गया है और वो इस चैलेंज के लिए जरूर आएगा। मीडिया वाले इस खबर को बहुत ही सनसनीखेज तरीके से लिख रहे हैं। वो आदमी जो अजीब हरकतें कर रहा था, वो एक जगह टिक नहीं पा रहा था, उसकी हालत स्थिर नहीं लग रही थी। उसे बिठाकर पूछा जाता, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, हमें किस घर में जाना है? कहता है, सर मेरे पापा मेरे लिए एक घर छोड़कर गए थे, वो हमारा पुश्तैनी घर है। मैं वहाँ बहुत दिनों तक रहने की कोशिश कर रहा था पर रह नहीं पाया। फिर अचानक एक दिन मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई, मुझे वो घर बेचना पड़ा। तब मैं एक आदमी को घर दिखाने के लिए वहाँ ले गया था। पता नहीं किसकी किस्मत खराब थी, वहाँ आने के बाद वो पागल सा हो गया और मर गया। इसके बाद लोग आपस में बातें करने लगे कि उस घर में जरूर कुछ गड़बड़ है। इस बात को दबाने के लिए मैं एक पेंटर को ले गया ताकि वहाँ सब कुछ पेंट करवा सकूं, लेकिन पेंट करते करते वो भी रहस्यमय तरीके से डरने लगा और वो मर गए। सर, इस बात ने मुझे एक अजीब सा डर देना शुरू कर दिया। एक शादीशुदा जोड़ा, मतलब एक पति पत्नी उस घर के अंदर आए थे। वो इस घर को खरीदने के लिए देखने आए थे। जब वो आए थे तब तो सब बिल्कुल ठीक था सर। अचानक उस पति ने अपनी पत्नी को पकड़कर बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया और उसकी बहुत ही बेरहमी से हत्या कर दी सर। तब से मुझे उस घर के अंदर जाने में बहुत डर लगता है। आपको इसके पीछे के रहस्यों को सुलझाना होगा सर, बस इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। ये सुनकर हीरो सब वेरीफाई करना शुरू करता है। वहाँ बहुत सारी मौतें हुई है ना, वो बात सच है। तो इसे स्वीकार करने के नाम पर जब वो अपना काम शुरू करता है तब वो यहाँ अपने दोस्त से कहता है कि ये मेरा आखिरी एपिसोड होने वाला है, क्योंकि अगर वो इन कामों में लगा रहा तो वो अपनी गर्लफ्रेंड से शादी नहीं कर पाएगा, है ना। इसलिए इसे पूरा करके मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए सब कुछ छोड़कर चला जाऊंगा, ऐसा वो उससे और वहाँ के पंडित जी से कहता है। जब वो जा रहा होता है तो पंडित जी कहते हैं, बेटा आज का दिन ठीक नहीं है, तुम किसी और दिन चले जाओ। पर उसके लिए तो ये आखिरी एपिसोड और आखिरी दिन भी था, है ना। इसलिए उनकी बात न मानकर वो अपनी गाड़ी में सफर करता रहता है और कुछ दूर बाद उसे वो घर दिखता है और घर के बाहर मालिक खड़ा इंतजार कर रहा होता है। क्या हुआ बेटा, चले? वो कुछ इस तरह पूछता है, चाबी मेरे पास नहीं है सर, मेरे पास जो थी वो कहीं खो गई है, वो बड़े भाई के पास है, क्या हम वहाँ जाकर उनसे ले आए? उस घर से बस 2-3 घर छोड़कर ही बड़े भाई का घर है। जो आदमी उसे लेकर आया था, क्या वो बड़े भाई के घर के अंदर जाता है? बिल्कुल नहीं, मेरी और भाई की तो बिल्कुल भी नहीं बनती। आप अंदर जाइए और चाबी ले आइए सर।
मैं यहीं बाहर बैठा इंतजार करता हूँ। अब वो इस तरह से बाहर ही बैठ गया। हीरो जब अंदर जाता है तो वहाँ उनके बड़े भाई हैं, आइए सर भगवान का ये प्रसाद ले लीजिए। वो कहते हैं, हीरो मना करता है तो वो कहते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहते, ठीक है ये भगवान के लिए है। वो कहते हैं कि चूंकि आपने पूजा की है तो आपको ये खाना ही होगा, और थोड़ा प्रसाद देते हैं। बाहर बैठे आदमी को भी प्रसाद मिलने लगता है। जब वो खा रहे होते हैं तभी वो कहते हैं कि भाई तुम्हारा उस घर में जाना ठीक नहीं लग रहा, वहाँ एक नेगेटिव एनर्जी है, इसीलिए हम तुम्हें उस घर में जाने से रोक रहे हैं। लेकिन उसे इन सब बातों पर जरा भी यकीन नहीं होता। वो बहस करके चाबियां ले लेता है और वहाँ से निकलने ही वाला होता है। तभी वो आदमी जिसने उसे लाया था कहता है, सर मुझे पता है आप इन सब का खुलासा कर देंगे, अगर ये रहस्य सुलझ गए तो मेरी आधी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। उसे वहाँ से विदा करने के बाद हमारा हीरो घर के अंदर जाता है। उसी वक्त वो आदमी जो उसे लाया था सड़क पर जा रहा और उसे जमीन पर कुछ मिलता है। वो एक गुड़िया जैसा है। वो उसे उठाकर अपने हाथों में बार बार घुमाने लगता है। तभी उसे अचानक महसूस होता है कि कोई साया उसका पीछा कर रहा है। वो तेजी से चलने लगता है। इधर हीरो घर के अंदर चला गया है ना। वो घर की हर एक चीज को गौर से देख रहा है और हर एक कोने में कैमरा सेट कर रहा होता है। तभी अचानक घर में कुछ होने लगता है। आधी रात को जब उसकी गर्लफ्रेंड सो रही होती है तो उसे एक फोन आता है, मुझे बचाओ जैसी कई बातें सुनाई देती हैं। वो तेजी से वहां पहुंचती है और जो स्टार्टिंग सीन दिखाया गया था वो अब कनेक्ट होने लगता है। वहां उसे एक बड़ा झटका लगता है। जब वो देखती है तो उसका बॉयफ्रेंड जमीन पर गिरा हुआ है। चेक करने पर पता चलता है कि वो मर चुका है। वो बेबस होकर खड़ी रह जाती है। ये खबर जंगल की आग की तरह सोशल मीडिया पर फैल जाती है। 100वां एपिसोड शूट करने गया वो लड़का अब रहस्यमयी तरीके से मारा गया है। इसकी वजह क्या है? जब हर जगह इसी के बारे में चर्चा हो रही होती है तब एक पुलिस ऑफिसर इस केस में आता है। वो पूरे घर की तलाशी लेने लगता है। हीरो के शरीर पर चोट का कोई भी निशान नहीं है। क्या उसे कोई इंटरनल इंजरी हुई है? वो बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है और घर में सुराग ढूंढने लगता है। तभी ये पता चलने लगता है कि कल रात से इस घर का ओनर भी गायब हो गया है। तो वो कहाँ गया और ये आदमी कैसे मरा, इसी मिस्ट्री के बारे में वो चारों तरफ देखते हुए सोचता रहता है। कुछ चीजें वैसे ही होने लगती हैं जैसे पहले हुई थी। हीरो उस घर के अंदर चला गया है ना, तो वहाँ सब कुछ अरेंज करते हुए और एक एक करके सारे कैमरास लगाते वक्त अचानक उसे कुछ आवाजें सुनाई देने लगती हैं। वो डर जाता है। आखिर ये क्या हो सकता है? तो वो धीरे से जाकर देखता है तो वहाँ बहुत सारे चूहे हैं जिन्होंने पूरे घर को बर्बाद कर दिया है। ये सब देखकर वो इन सारी बातों को एपिसोड 100 नाम देकर अपनी डायरी में लिखना शुरू करता है। अब प्रेजेंट में पुलिस स्टेशन में उन सभी लोगों को लाया जाता है जो हीरो के करीब थे और तभी उसका सामान भी मिलने लगता है। वो सारे कैमरास पासवर्ड प्रोटेक्टेड हैं, इसलिए उन्हें खोलने में काफी टाइम लगेगा। अब इसी तरह बाकी चीजें देखते हुए उसे एक डायरी मिलती है, हीरो की पर्सनल डायरी। ये देखकर हैरानी होती है क्योंकि इतने सारे कैमरास होने के बावजूद वो डायरी लिख रहा था। जैसे ही उसे पढ़ना शुरू करता है कहानी फिर से पास्ट में चली जाती है। वो यहाँ की हर एक चीज लिख रहा है, हर जगह कैमरास लगा रहा है और अपनी इस खोज में आगे बढ़ रहा है। तभी उसकी आंखों के सामने कुछ साए नजर आने लगते हैं। वो डर जाता है, ये क्या है? पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ था। ऐसा सोचते हुए वो गौर से देखता रहता है और काफी थक जाता है। फिर चेहरा धोने के लिए जैसे ही वो नल खोलता है पानी तो आता है पर उसके चेहरे पर नहीं गिरता। वो बार बार ऐसा करके देखता है। बिल्कुल इसी तरह चेहरे पर पानी की एक बूंद भी पड़ने दिए बिना वो खड़े थे। तभी अचानक उनके पीछे उनकी गर्लफ्रेंड की परछाई दिखी जिसे देखकर वो डर जाते हैं। क्या वो प्रेजेंट में अमृता की कल्पना कर रहे हैं? उसी तरह जब वो दूसरों से पूछते हैं तब उन्हें पता चलने लगता है कि वो उनकी गर्लफ्रेंड है। वो हॉस्पिटलाइज थी और वहाँ से यहाँ आकर उनसे बात करने लगती है। वो सेकंड चैनल वाला आदमी आया था ना, वो अंदर आकर पूछता है कि सर आप मुझे यहाँ किस लिए लाए? मैंने उसे अपने चैनल के लिए बुलाया था, ये सच है, लेकिन मेरा इरादा उसका खून करने का बिल्कुल नहीं था। सर क्या आप मुझे उसी पुराने नजरिए से देख रहे हैं? ये सुनकर उन्हें बहुत गुस्सा आता है। मेरी परमिशन के बिना आपको अंदर नहीं आना चाहिए, जाइए बाहर जाकर बैठिए, आपसे अभी बहुत पूछताछ करनी बाकी है। उसे बाहर भेजने के बाद वो इनसे कुछ बातें करते हैं और फिर से उस डायरी को देखने लगते हैं। उसमें बहुत सी अमानुष्य चीजें जैसे ब्रह्म राक्षस और पुराणों की घटनाओं के बारे में लिखा था। पुराणों में हुई और भी कुछ बातों के बारे में जब वो पढ़ रहे थे तो उन्हें थोड़ा शक होने लगता है। क्या उनकी मानसिक हालत स्टेबल थी? कहीं उन्हें कोई दिमागी बीमारी तो नहीं थी? वो इसी एंगल से सोच रहे थे। तभी कहानी फिर से फ्लैशबैक में चली जाती है जहाँ उन्हें अपनी गर्लफ्रेंड की परछाई दिखती है। पर जब वो मुड़कर देखते हैं तो वो वहाँ नहीं होती। लेकिन अचानक ऊपर की मंजिल से आवाजें आने लगती हैं। जब वो जाकर देखते हैं तो नजारा बहुत भयानक होता है। बहुत बड़ी परछाई इनकी तरफ बढ़ रही है और ये डरने लगते हैं। तभी अचानक इनकी गर्लफ्रेंड फिर से दिखने लगती है। वो जैसे कह रही हो कि देखो ये सब मैं तुम्हारे लिए ही कर रही हूँ, और भी कुछ डरावनी और अमानवीय बातें कर रही है। उसे यहाँ जो हो रहा है वो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। उसे फील हो रहा है कि उसके आसपास कुछ तो अजीब चल रहा है, लेकिन उसे रोकने की ताकत उसके पास बिल्कुल नहीं है।
फिर प्रेजेंट में दिखाते हैं कि वो आदमी गायब है, तो उसके बड़े भाई को बुलाकर पूछताछ होती है। वो कहता है, सर मैंने पहले ही कहा था कि उस घर में बहुत कुछ अजीब हो रहा है। मेरी बात किसी ने सुनी सर, पता नहीं मेरा भाई अब कहाँ है, वो शायद मर चुका है, वो यही सब बोल रहा है। अभी हमें यहाँ दिखाते हैं कि उसका भाई हॉस्पिटल में एक डेड बॉडी बनकर पड़ा हुआ है और उसके बिल्कुल बगल में हमारे हीरो की बॉडी भी है। इन दोनों को डॉक्टर देखते हैं और हीरो को देखकर कहते हैं, अरे ये तो वही है ना जो टीवी पर आता है, क्या तुमने इसके ब्लड सैंपल्स लिए, इसे टेस्ट के लिए भेजो। वो ये सब कह रहे होते हैं कि वो गिर जाता है और जब वो उसे संभाल रहे होते हैं तभी अचानक हीरो आंखें खोल देता है। सीन कट होकर फ्लैशबैक में जाता है जहां उसकी गर्लफ्रेंड बार बार उसके सामने आ रही है और वो बड़ा सा राक्षस जैसा साया उसे डरा रहा है जैसा पहले दिखाया गया था। वो वहां से बाहर निकलने की कोशिश करता है पर निकल नहीं पाता। तभी उसे पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है। वो उसके पास जाता है और अचानक बच्चा पैदा होता है। वो बच्चा धीरे धीरे बढ़ने लगता है और उससे भी बड़ा होकर उसकी तरफ आने लगता है। ये सब डरावनी चीजें उसे बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रही होती हैं। तभी प्रेजेंट में पुलिस वाले को एक फोन कॉल आता है। जैसे ही वो बात करना शुरू करता है, वो अभी बहुत गहरे सदमे में है क्योंकि असल में हीरो मरा नहीं है, बस कुछ देर के लिए उसकी हार्ट बीट रुक गई थी, इसलिए सबने उसे मरा हुआ मानकर कंफर्म कर दिया था। पर अब उसकी हार्ट बीट फिर से चलने लगी है और हम उसका इलाज कर रहे हैं। ये खबर मिलते ही उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है यार, यहाँ बहुत सी चीजें एक साथ हो रही हैं। जब वो ये बात कर रहे थे कि मरा हुआ आदमी कैसे उठकर बैठ गया, तभी डॉक्टर ने बताया कि उन्हें उसकी बॉडी में कुछ ड्रग्स मिले हैं। उसे अपने घर ले गया। वहाँ उसके बड़े भाई का बेटा बैठा हुआ था। जब उससे पूछताछ की गई तब पता चला कि पिताजी ने वहाँ मौजूद सबको यानी हीरो और उस आदमी के छोटे भाई को भी प्रसाद दिया था। तब ये साफ था कि कोई तो गड़बड़ है। जब उसे पकड़कर सख्ती से पूछा गया तब इसके पीछे की पूरी कहानी सामने आने लगी। दरअसल उसके पिता उसे बचपन से ही नजरअंदाज करते आए थे। उन्हें अपना सेकंड बेटा ही सबसे ज्यादा पसंद था। उसके मरने से पहले मुझे लगा था कि शादीशुदा होने के नाते बड़ा घर मेरे नाम करेंगे, पर उन्होंने वो घर उस दूसरे लड़के के नाम कर दिया। उसकी जिंदगी में कुछ भी सही नहीं चल रहा था। वो बस एक आवारा की तरह यहाँ वहाँ घूमता रहता था। उसे इतना बड़ा घर और मुझे छोटा सा घर, इसीलिए मैं किसी भी तरह उस घर को पाना चाहता था। ऊपर से मेरी पत्नी भी मुझे ताने मारती रहती थी। मैंने सोचा कि उससे घर छीनने का क्या तरीका हो सकता है। तभी ख्याल आया कि अगर उसे पागल बना दूं तो बिना किसी दिक्कत के घर मेरा हो जाएगा। हम रोज उसे प्रसाद में LSD जैसा नशीला पदार्थ मिलाकर देने लगे, पर मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि बात कत्ल करने के लेवल तक पहुंच जाएगी। हीरो को देने के साथ साथ उस घर में रहने वाले हर किसी को यही दिया जा रहा था। अगर कोई ये ड्रग ले ले तो उसकी दिमागी हालत स्टेबल नहीं रहती और उनके दिमाग के अंदर इतनी सारी चीजें एक साथ दिमाग में चल रही होती है ना कि वो सब उनकी आंखों के सामने आने लगता है, जिससे उन्हें बहुत डर लगने लगता है और यही डर उन्हें किसी गलत फैसले की तरफ ले जाता है। तो जब पता चलता है कि यहाँ असल में क्या हो रहा है तो वो हीरो से मिलने जाता है। उसकी गर्लफ्रेंड भी वहाँ है और वो बहुत खुश है। फिर हीरो से मिलने के बाद जब वो डॉक्टर के पास जाता है तो उसे कुछ और बातें पता चलती हैं। पता चलता है कि वो एक ड्रग है जिसे लोग आमतौर पर सिर्फ 10 से 15 मिलीग्राम ही लेते हैं, लेकिन हीरो की बॉडी में तो लगभग 1000 ग्राम के करीब वो ड्रग था। इसी ओवरडोज की वजह से उसे कार्डियक अरेस्ट आया और वो गिर पड़ा। उसकी धड़कन भी कुछ देर के लिए रुक गई थी। डॉक्टर की एक छोटी सी गलती की वजह से ही ये सारी मुसीबतें खड़ी हुई हैं। इसी के साथ ये मिस्टीरियस केस यहाँ खत्म होता है। वो हीरो कुछ दिनों बाद जब रिकवर हो जाता है तो अपनी गाड़ी लेकर तेजी से कहीं जा रहा होता है, पर अभी भी वो इस रहस्य से पूरी तरह बाहर नहीं आया है। आखिर इसकी वजह क्या है ये पता चलने लगता है। मान लीजिए कि उस प्रसाद की वजह से ये सब हुआ। क्या हीरो ने उस दिन वो प्रसाद खाया था? नहीं, असल में वो प्रसाद उस आदमी ने खाया था जो उसे वहाँ लेकर आया था। हीरो ने उसे वो प्रसाद दे दिया था और खुद घर के अंदर चला गया था। तो जिसने वो प्रसाद खाया इसीलिए बाहर गए उस आदमी को ऐसा लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। और ये बात टेस्ट में कैसे मिस हो गई, क्योंकि हीरो के पास जो प्रसाद था वो उसने खाया ही नहीं था, तो इसीलिए टेस्ट में कुछ नहीं आया। असल में वो प्रसाद उस दूसरे आदमी ने खाया था, जिसकी वजह से उसे वो सब महसूस हुआ जो हीरो को होना चाहिए था। लाश बिल्कुल पास में ही पड़ी हुई थी, तो उन्होंने दिखाया होगा कि कैसे इन लोगों ने सारे ब्लड सैंपल्स नीचे गिरा दिए। चीजें इत्तेफाक से अपने आप बदल रही होंगी। तो यहाँ सब कुछ उल्टा पुल्टा हुआ है। ऐसे में एक सवाल अब भी बना हुआ है कि नायक ने उस घर के अंदर आखिर क्या चीजें देखी थी। मैंने जो 99 केसेस हैंडल किए हैं, उन 99 केसेस में जो एक चीज नहीं थी, यानी कि आत्मा नाम की चीज, वो मैंने अपने 100वें केस में ढूंढ ली है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हुआ, यही बात अब तक मेरे दिमाग के अंदर लगातार चल रही है। जब वो ये सब बोलकर और सोचकर खड़ा होता है तभी ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये फिल्म और मेरी आवाज जरूर पसंद आई होगी।